नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नॉर्मली मैंने देखा है ज्यादातर कंसल्टेशंस तीन चीजों पे आती है। शादी नहीं हो रही है या शादी में प्रॉब्लम है, जॉब चली गई है, दूसरी जॉब चाहिए कब मिलेगी, और तीसरा जो कॉमन सबसे क्रॉस है वो है पैसे के बारे में। पैसे कम पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या पैसे जमते नहीं है। और पैसों का ये प्रॉब्लम जो है अक्रॉस द सेगमेंट आता है, मतलब नीचे एज से ज्यादा एज के लोगों सभी में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अपनी कुंडली से फाइनेंस या मनी फ्लो, पैसे का फ्लो कैसे देखें, उस पे ब्रीफली वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको अपनी कुंडली देख के एक अंदाजा हो जाए कि आपके जीवन में कितना, कैसे पैसा आएगा, रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आप जमा कर पाएंगे। और उसी क्रम में ये पहला वीडियो है। पहला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पैसे का फ्लो देखेंगे, एक तो होता है कि आपके जीवन में पैसा आना, दूसरा होता है कि आपके जीवन से कैसे पैसा जा रहा है। अगर आपके जीवन में बहुत पैसा आ रहा है मगर आपके एक्सपेंसेस या खर्चे जिस भी तरीके से हो उससे भी ज्यादा हो रहा है, तो फिर भी आपके जीवन में पैसे का ठहराव जो है नहीं होगा। और ये अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं, तो आज हम केवल पैसे के फ्लो के बारे में बात करेंगे और उसमें कितना ठहराव है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो एक सिंपलिस्टिक है। इन डीप पर्टिकुलर किसी का हॉरोस्कोप में देखने के और डीपर तरीके हैं, अफ्लिक्शंस देखे पढ़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, और फिर पूरा केस समझ में आता है। मगर एक मोटा मोटी डायरेक्शन के लिए मैं आपको कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल्स बता रहा हूं। मनी फ्लो के लिए आपके हॉरोस्कोप या कुंडली में तीन घर प्रमुख देखे जाते हैं। दूसरा घर, नवा घर और 11वां घर। ये तीनों ही आपके जीवन में पैसे के फ्लो और ठहराव को बताते हैं। मगर तीनों का जो है पैसे की तरह बोल रहे हैं या फ्लो का तरह बोल रहे हैं या ठहराव बोल रहे हैं, वो अलग अलग है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये तीन जो घर हैं जो पैसे के फ्लो को दर्शाते हैं, ये किस तरह से दर्शाते हैं, कौन सा भाव कैसे पैसे को दर्शाता है, उसको पहले समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बाय 11वां घर। 11वां घर जो है वो आपके जीवन के गेन्स से है। तो आप अगर प्रमुखतः सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी किस तरह आएगी, क्या रेगुलर फ्लो रहेगा, कुछ अदर इनकम्स भी होंगे या नहीं होंगे, ये 11वां घर दर्शाता है। तो 11वां घर दर्शाता है कि आप अपने कर्म से कितना पैसा गेन कर सकते हैं। याद रखिए, इस वीडियो में केवल हम अपने पैसे पे बात कर रहे हैं। हेरिडिटरी या जो आपको संपत्ति में पिछले जनरेशन से मिला है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो आप अपने फ्लो से क्रिएट कर सकते हैं। तो 11वां घर जो है आपकी अर्निंग कैपेसिटी दिखाता है। तो अगर आपका 11 घर अच्छा है तो एक चीज हो गया कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी तो अच्छी है, तो वो सोर्स जो है मेन वो सही है या नहीं।
अब वहां पे सिंगल इनकम भी दर्शाते हैं, मल्टीपल इनकम्स भी दर्शाते हैं, वो अलग सी बात है, पर ओवरऑल आपकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है वो 11वें घर से दर्शाई जाती है। दूसरा जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा भाव, यानी आपकी कुंडली का दूसरा हाउस, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है वो आपके जीवन की लिक्विडिटी फ्लो को दर्शाता है, यानी कि पैसे का फ्लो आपके जीवन में कैसा रहेगा, आपके पास लिक्विडिटी यानी कैश, मूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मूवेबल वेल्थ बोल सकते हैं, वो कितना आपके पास से आएगा। तो सेकंड हाउस जो है वो दर्शाता है कि लिक्विडिटी आपके जीवन में, पैसे का एक्चुअल फ्लो आपके जीवन में कैसा रहेगा। अगर सेकंड हाउस अच्छा है तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो तो रहेगा। जैसे मैंने बोला कि हम अभी केवल पैसे का फ्लो देख रहे हैं, हम एक्सपेंस नहीं देख रहे हैं, जो हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हाउस जो है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल वेल्थ को दर्शाता है, आपकी कैश पोजीशन को दर्शाता है। तो अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा हुआ तो आपकी जो लिक्विड वेल्थ है, यानी पैसे हुए, ज्वेलरीज हुए, उस टाइप के जो हुए हैं, जेमस्टोन्स हुए हैं, वो आपके जीवन में उसका फ्लो बना रहेगा या वो रहेगा। अगर वो स्थिर राशि है तो लिक्विडिटी आपके पास रहेगी। तो सेकंड हाउस से लिक्विड मनी का फ्लो और लिक्विड मनी का ठहराव, ये दोनों आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं नाइन्थ हाउस, जो गुरु का हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ दिखाता है, कि आप जीवन में कितना लॉन्ग टर्म संचय करेंगे। और ये वेल्थ वो है जो धीमे धीमे आपके जीवन में बिल्ड होगा, जबकि सेकंड हाउस है वो इमीडिएट फ्लोज और इमीडिएट लिक्विडिटी दिखाता है। नाइन्थ हाउस आपके जीवन की लॉन्ग टर्म वेल्थ की ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनको हम बहुत अमीर बोलते हैं, लोग बोलते हैं, उनका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट एक फेमस हिस्टोरिकल क्लिप है कि जेपी मॉर्गन, जो यूएस के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक के ओनर्स थे, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट है, लोगों ने बाद में उनको रिकन्फर्म करने के लिए फिर पूछा कि कहीं आपने ये सही में स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने पुष्टि की उसके बाद कि हाँ है। उन्होंने बोला था, एनीबडी कैन बी अ मिलियनायर बट टू बिकम अ बिलियनायर यू नीड अ गुरु। तो वो शायद इसी से आता है कि नाइन्थ हाउस से उनके जीवन में उनका एक उनके गुरु थे, उन्होंने हालांकि उसके नाम रिवील नहीं किया, प्रेस ने बाद में फाइंड आउट कर लिया कौन थे। तो वो रेगुलरली उनके पास जाते थे गाइडेंस लेने के लिए, जीवन की गाइडेंस लेने के लिए, पैसों की गाइडेंस लेने के लिए नहीं, मगर फिर भी जो उनका वेल्थ बढ़ता रहा। सो नाइन्थ हाउस जो है आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ वेल्थ जो आपके पास रहेगा वो दिखाता है। और इसीलिए जब नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस, और अगर उसमें 11th हाउस भी जुड़ जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन जुड़ जाए, तो उसको महाराज योग बोलते हैं। सेकंड और नाइन्थ हाउस भी अगर जुड़ जाए, अच्छी तरीके से जुड़ जाए, राशि सेकंड, पहली बात तो सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए, नाइन्थ हाउस अच्छा होना चाहिए, फिर अगर उनका कॉम्बिनेशन बनता है फिर वो राजयोग कहलाता है। और जब वो 11वें घर से भी जुड़ जाता है अर्निंग कैपेसिटी से, तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। आप किसी भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या आदमी को देख ले जिन्होंने अपने जनरेशन में
भी मेहनत प्रीवियस जनरेशन से शायद मिला होगा, उसके बाद भी अपने जनरेशन में वेल्थ ग्रो किया है या खुद बनाया है वेल्थ, उनमें चार्ट्स में आपको ये राजयोग मिल जाएगा। जैसे दो एग्जांपल जो मैंने हॉरोस्कोप देखे हुए हैं, इंटरनेट में फेयरली अवेलेबल हैं। मुकेश अंबानी, भारत के शायद रिचेस्ट या सेकंड रिचेस्ट, उनका आप देखिएगा सेकंड हाउस नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है। आ, वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल, जिन्होंने एकदम निचले स्तर से शुरू करके पूरा इतना बड़ा वेल्थ बनाया है, उनका भी सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट नाइन्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके उच्च का हो जाता है। तो सेकंड हाउस नाइन्थ हाउस, ये स्ट्रांग होना, ये अच्छा होना, इसको निरंतर अच्छे बनाए रखना, ये जरूरी है कि आपके जीवन में वेल्थ आए और वेल्थ ठहरे। अगर आपका नाइन्थ हाउस सेकंड हाउस स्ट्रांग है मगर अच्छा नहीं है, या आप जीवन शैली में कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये खराब होते हैं, तो आपके जीवन में पैसा तो आएगा, वेल्थ तो आएगा, मगर वो निकल जाएगा। और अगर इलेवेंथ हाउस स्ट्रांग है तो अर्निंग कैपेसिटी तो आपकी अच्छी होगी, मगर फिर वही है कि उसको आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। मैंने बोला था हेरिडिटरी इसमें बात नहीं करते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एट्थ हाउस जो है वो आपका अनअर्न्ड वेल्थ है, यानी जिसको आपने नहीं कमाया है। अगर एट्थ हाउस का नाइन्थ हाउस या सेकंड हाउस से अच्छी तरह कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आपको जीवन में पैतृक संपत्ति बहुत मिलती है। ये एक अलग तरीके का धन योग है। तो आशा है अगर आप अपनी कुंडली जानते हैं, थोड़ा बहुत विश्लेषण कर सकते हैं, तो अपना सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस देख ले। उनकी कंडीशन बताएगी कि आपके जीवन में आप कितना अर्न करेंगे, आपके जीवन में कितनी लिक्विडिटी फ्लो है, और आप जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाएंगे या नहीं बना। अगले वीडियो में या उसके बाद अगले एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सपेंस साइड की बात करूंगा कि कुछ लोगों के जीवन में पैसा तो आता है पर वो रुकता नहीं है, निकल जाता है। तो उसके भी बारे में बात करेंगे। हालांकि सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस अगर वो आपके स्ट्रांग होते हैं, ठहराव देते हैं, तो वो जनरली एक्सपेंस साइड को ओवर रूल कर जाता है। इसीलिए मैं वो वाला वीडियो बाद में बनाऊं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आपको ज्योतिष का सही ज्ञान मिलता रहे। और मुझे ट्विटर में भी और टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ज्योतिष के रेगुलर अपडेट्स देता हूँ जो वीडियो बनाने में पॉसिबल नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार।